ओके, सो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और अब हम लोग कंप्लीट करते हैं। जस्ट ओके, आई होप आई एम ऑडिबल। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था जो कि 0 आर से रिलेटेड था। 0 आर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ज़रूरी है याद रखने के लिए कि 0 आर ये एक इंडियन इनोवेशन है, 1962 में लाई गई थी ये क्वेश्चन आर। अच्छा, एक चीज़ कि जो मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, अगर आपको उसको अटेम्प्ट करना है तो आप तुरंत उसे देखिए, उसे अटेम्प्ट करिए और फिर उसके बाद, क्योंकि ये मेरे गलत क्वेश्चन है ओके, तो ये मैं रिविजन के फॉर्म में मैं इसको रिकॉर्ड करी हूँ, अगर आपके हाथ में लगते हैं सो देन सी दिस, पॉज करिए और आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आपका भी रिविजन हो जाएगा। अभी मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि जो 0 आर है, 0 आर ये आपके क्वेश्चन आर के बाद आता है, ये 12 मिनट नून से स्टार्ट होता है। इसमें आप कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर रेज कर सकते हैं और वो जब इंपॉर्टेंट मैटर आप रेज कर रहे होंगे तो उसके लिए कोई भी नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी मेंशन नहीं है ओके। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिर इसके बाद सेकंड था सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, गिलोटिन क्लोजर, कंगारू क्लोजर। ये याद रखिएगा कि जो कंगारू क्लोजर है वो कब आपका होता है और गिलोटिन क्लोजर वो कब होता है, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं ओके। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपका है, ये सब आप पॉज कर लीजिए, जब जब आपको क्वेश्चन दिखे मैं ऐसे शो कर देती हूँ, ऐसे पॉज कर लीजिए, ओनली 1 2 3 पेयर या ऑल 4 पेयर ओके। मैं थोड़ा थोड़ा पॉज कर दूंगी, रोक दूंगी और आप देख सकते हैं इसका आंसर भी है ओके। और नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, फोर्थ क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, तो मैं इसके आगे बढ़ती हूँ, पॉज करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, आंसर ये सी है ओके। आंसर भी आप देख सकते हैं, आई होप ये आपका भी सही हुआ होगा आगे। फिफ्थ क्वेश्चन लेसर फ्लोरिकन के बारे में है, फैक्चुअल है तो उसको देख लेते हैं। लेसर फ्लोरिकन कहाँ पे एंडेमिक है, आप इसे पॉज कर लीजिए, पहले चेक कर लो, अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं बार बार नहीं बोलूंगी, अपने आप पॉज करें और अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद मैं बता दूंगी जो मैंने जहाँ पे गलती करी थी, आप भी वहाँ पे गलती नहीं करिएगा, आपको पता हो तो दैट इज वेल एंड गुड। लेसर फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन जो है वो एंडेमिक होता है कहाँ का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एंडेमिक है वो, थ्रू आउट द इंडिया मिलता है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं मिलता है ओके। इसके अलावा ये ब्रीड करता है कहाँ, कब ब्रीड करता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये ब्रीड आपका करता है, हाँ जी, तो क्या याद कर रहे थे आप कंफ्यूज, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है और इसको लिक और खारमोरी भी कहते हैं ओके। याद रखने वाली बात है कि इसको लिक और खारमोरी के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट में मिलता है, ये थ्रू आउट द ईयर मिलता है और ये सिर्फ विंटर्स में नहीं मिलता है, थ्रू आउट द ईयर मिलता है। ये स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल जो इंडिया के 3 रेजिडेंट बस्टर्ड्स हैं, है ना, जैसे कि दो कौन है, बंगाल फॉल्कन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसमें से सबसे छोटा है ये, है ना, स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिया 3 रेजिडेंट बस्टर्ड्स हैं, उनमें से जो बंगाल फ्लोरिकन है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। फिर ये कब, ये ड्राई टॉल ग्रासलैंड में मिलता है, ये कहाँ पे मिलता है, ड्राई टॉल ग्रासलैंड में मिलता है, स्कैटर्ड बुशेस होनी चाहिए, स्क्रब होना चाहिए, एग्रीकल्चरल फील्ड और मिलेट्स कॉटन ये सब जगह पे मिलता है। लेसर फ्लोरिकन का एक सेपरेट ब्रीडिंग और विंटरिंग साइट होती है, लेसर फ्लोरिकन की एक सेपरेट ब्रीडिंग विंटरिंग साइट होती है जहां पर रेनफॉल और लैंड एक इंट्रिंसिकली लिंक्ड होती है स्प्राइटली फ्लोरिकन ब्रीडिंग हैबिटेट से, और इसमें सफिशिएंट ग्रास कवर होना चाहिए। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ये होता है क्योंकि सफिशिएंट ग्रास कवर होता है, तो ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है उनके ब्रीडिंग सीजन के लिए, ठीक है। यहाँ पर लार्ज ट्रीज और कैनोपी नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो दिया हुआ है कि इट इज वन ऑफ द प्रायोरिटी स्पीसीज फॉर रिकवरी अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में भी आती है। लेसर फ्लोरिकन इस स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर भी कवर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का 2009 में, अंडर द स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि एक ऑन गोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो मैंने बताया आपको कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ये जो दिया हुआ है
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में दिया हुआ है इन्होंने। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हाँ जी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो इन्होंने दिया हुआ है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या बता रहे हैं इसके बारे में? यही बता रहे हैं कि ये जो है आपका ये ऑनगोइंग, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, याद रखेंगे ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ओके, क्या है ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इन द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द प्रोवाइडेड बाय टू द स्टेट, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है फॉर प्रोटेक्शन एंड कंपोनेंट्स क्या है कि सपोर्ट टू प्रोटेक्ट एरियाज। कंपोनेंट्स हैं इसके, 3 कंपोनेंट है। सपोर्ट टू प्रोटेक्ट एरियाज, सपोर्ट टू प्रोटेक्ट एरियाज है एक तो, है ना, सपोर्ट टू प्रोटेक्ट एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्शन एरिया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्शन एरिया, फिर रिकवरी प्रोग्राम फॉर सेविंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट्स, है ना। तो क्या क्या है कि सपोर्ट टू प्रोग्राम, सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरिया, सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरियाज, फिर उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, फिर उसके बाद है रिजर्व रिकवरी प्रोग्राम फॉर सेविंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो फिर रिकवरी प्रोग्राम भी करें। तो सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरिया, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड एरिया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड एरिया, फिर रिकवरी प्रोग्राम। ये सब याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये किसके बारे में है? ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में, रोक करके आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेंगे? 5th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट था, आई डिड नॉट लीव इट, बट फिर भी इसको याद रख सकते हैं, एक बार ज्यादा अच्छे से पता होगा तो बेटर रहेगा। फिर 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन का आप पॉज, हाँ, अगेन आई वुड नॉट से, जस्ट सी, पॉज इट एंड अटेम्प्ट इट। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है? ये पूछ रहे हैं सिमिलैरिटीज और जो डिफरेंसेस हो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो पहली चीज कि जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है कौन से सिस्टम में होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है? नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट को उनके टेन्योर से पहले नहीं रिमूव किया जा सकता है ना। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट वो डिसॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोअर हाउस, और लोअर हाउस, एंड देयर इज डुअल एग्जेक्टिव। यहाँ पर डुअल एग्जेक्टिव होते हैं एज अ लीडर ऑफ द स्टेट एंड लीडर ऑफ द गवर्नमेंट आर डिफरेंट, है ना। तो लीडर ऑफ द स्टेट और लीडर ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिसॉल्व नहीं कर सकते लोअर हाउस को, क्योंकि इसमें यहाँ पर सिंगल एग्जेक्टिव होते हैं एज अ लीडर ऑफ स्टेट एंड द लीडर ऑफ गवर्नमेंट। तो लीडर ऑफ स्टेट, लीडर ऑफ गवर्नमेंट एक है, तो अगर वही लोअर हाउस को डिसॉल्व कर देंगे तो फिर कोई अवचित नहीं रह जाएगा। फिर तीसरा जो स्टेटमेंट है कि बोथ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, नहीं, है ना। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उनका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है ना, उनका एक फिक्स टेन्योर होता है और उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता है बाय वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनका फिक्स होता है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास किया जाता है हाउस में, गवर्नमेंट हाउस, द गवर्नमेंट विल बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू गवर्नमेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर टेन्योर डिपेंड्स ऑन द मेजोरिटी सपोर्ट इन द हाउस। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस है ये प्राइम मिनिस्टर के लिए किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। हम्म इस तरीके से हमें ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। आई होप इट इज डन। ओके, तो 8th क्वेश्चन हो गया हमारा, जिसमें कि हमने भी जान लिया कि जो थर्ड जो पॉइंट दिया हुआ था उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है और वो रिमूव नहीं किए जा सकते बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होते हैं, और हेड ऑफ स्टेट के लिए, हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है, ना कि हेड ऑफ स्टेट के लिए, है ना। तो याद रखेंगे ये बात।
और है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, टेन्योर ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर फिक्स्ड। ये देखिए, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इसमें टेन्योर ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर फिक्स्ड, नीदर ऑफ देम कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एंड ऑफ देयर टेन्योर, यानी कि उनको उससे पहले नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन और अदर प्रोसीजर। हाँ जी, तो हमने 8th क्वेश्चन देख लिया, हमने 5th क्वेश्चन देख लिया, सेकंड क्वेश्चन देख लिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में हमें पता है, हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आता है, 9th क्वेश्चन आया है। 9th क्वेश्चन में हमसे हुई है छोटी सी मिस्टेक। अब वो मिस्टेक क्या है उसको भी ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ओके, तो ये मिस्टेक में हम ध्यान देंगे कि अगर हम किसके बारे में बात करें, लोकसभा और राज्यसभा की पावर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि ये बोल रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के दोनों कंट्रोल कर सकते हैं ओवर एग्जेक्टिव बाय इंट्रोड्यूसिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, नहीं सिर्फ लोकसभा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा हैज नो पावर विद रिगार्ड्स टू डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, ऐसा हो नहीं सकता, तो सेकंड इज आल्सो रॉन्ग, ये पूछ रहे हैं करेक्ट बारे में। लोकसभा कैन रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा रिगार्डिंग द मनी बिल, तो ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है ना। तो ये एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो हाँ, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये नो पावर्स विद रिगार्ड्स टू डिसकंटिन्यूएंस, तो डिसकंटिन्यूएंस के लिए ऐसा कुछ भी उनके पास नहीं दिया हुआ है, डिसकंटिन्यूएंस के लिए नहीं दिया हुआ है। तो याद रखेंगे कि जो डिसकंटिन्यू करने की बात आती है तो लोकसभा अकेले ही डिसकंटिन्यू कर सकती है, तो उसके लिए उसको कोई दोनों हाउस में पास नहीं करना पड़ता। ओके, तो इसलिए ये वाला और ये वाला हो जाता है सही, है ना। और नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में होता है, तो ये राज्यसभा उसमें एक्सरसाइज नहीं कर सकते कंट्रोल। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट करती है 3 पार्ट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। 1954 में हिंदी नेम उनको दिया गया था राज्यसभा और लोकसभा, और अडॉप्ट किए गए थे बाय काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल रिस्पेक्टिवली। राज्यसभा अपर हाउस होता है, लोकसभा सेकेंड लोअर हाउस होता है, हमें पता है, जो कि फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है, सेकेंड चैम्बर या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है, जो कौन, राज्यसभा को। अब जो फॉर्मर रिप्रेजेंट्स, जो फॉर्मर है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, इंडिया को, वाइल जो लेटर है वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है। ये सब बेसिक बातें थी, लिखी थी, मैंने आपको बता दी, और रीड करके याद कर लीजिए। 1954 में राज्यसभा और राज्यसभा लोकसभा वर्ड वो किया गया था, क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। इनकरेक्ट है पहला। आर्टिकल 75 को बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इसका मतलब ये है कि मिनिस्ट्री stays in office so long as it enjoys confidence of the majority of the members of the Lok Sabha। तो अगर कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स होंगे लोकसभा के तो फिर वो एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद लोकसभा राज्यसभा को सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा रिमूव नहीं कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ फ्रॉम ऑफिसेज, मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑफिसेज बाय पासिंग, तो सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है। सिंपल सा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, आई मीन लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होती है इनके बारे में। सेकेंड वाला जो है वो करेक्ट है। आर्टिकल 352 बोलता है कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट्स थ्रेटन बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। रिजोल्यूशन जो है डिसकंटिन्यूएंस का, नेशनल इमरजेंसी का, वो कैन बी पास ओनली इन लोकसभा, है ना। राज्यसभा हैज नो पावर विद रिगार्ड टू डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने प्रोवाइड किया था कि वेयर 1/10 of the total member of the number of the members of the Lok Sabha give a written notice to the speaker or to the president if the house is not in session। एक स्पेशल सेटिंग होती है हाउस की, should be held within 14 days for the purpose of considering a resolution disapproving the continuance of the proclamation। अब इसको थोड़ा शांति से समझ लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो गया। शांति क्या है, ये है कि देखिए, जो कंटिन्यूएंस की डिसकंटिन्यूएंस की बात होती है उसका जो रिजोल्यूशन होता है वो सिर्फ लोकसभा में पास किया जा सकता है। दूसरी चीज, जो राज्यसभा है उसमें कोई उसके पास कोई पावर नहीं होती है डिसकंटिन्यूएंस को लेकर के। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 78 ने, उसने बोला था कि जो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर होंगे लोकसभा के, वो रिटर्न नोटिस भेजेंगे स्पीकर के पास या फिर प्रेसिडेंट के पास अगर हाउस सेशन में नहीं है तब, और फिर स्पेशल सिटिंग होगी हाउस की, वो विद इन 14 डेज नोटिस के, फॉर विद इन 14 डेज बुलाई जाएगी, ये कंसिडर किया जाएगा रिजोल्यूशन, और फिर डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी या कंटिन्यू कर दी जाएगी, जैसा भी रहेगा।
आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। फिर आर्टिकल 109 क्या कहता है मनी बिल से रिगार्डिंग। तो राज्यसभा के पास पावर बहुत लिमिटेड होती है मनी बिल में, और जो मनी बिल आफ्टर हैविंग बीन पास्ड बाय द लोकसभा, अगर लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा को देना होता है इनकी रिकमेंडेशन के लिए। वो रिटर्न करना होता है, हैज टू बी रिटर्न टू लोकसभा बाय राज्यसभा विद इन फॉर पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीट। तो जैसे ही उन्होंने वो किया उसके बाद उनको रिटर्न करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीट with or without recommendation. It is open for the Lok Sabha to either accept or reject all or the other recommendation. तो मतलब जैसे ही आपको भेजा आप बिल्कुल रिकमेंडेशन के साथ वापस करिए लोकसभा में, और फिर उसके बाद वो पास होगा। ओके, आई होप आई मेड इट क्लियर। और इतना सुंदर कलर में है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेक्स, अच्छा, जो पावर्स ऑफ लोकसभा क्या है ये बोल रहे हैं कि मेक्स लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, कैन इंट्रोड्यूस्ड and enact money and non-money bills, considers and approves non-money bills and suggests amendment in money bills। फिर लोकसभा का क्या है, लोकसभा क्या करता है वो अप्रूव करता है प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और राज्यसभा करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूव करता है। लोकसभा क्या करता है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को कैसे, क्वेश्चंस आस्क करके, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रिजोल्यूशन और मोशन, और थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। राज्यसभा क्या करता है एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशन एंड रिजोल्यूशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता। फिर लोकसभा में क्या होता है वो अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। और इसमें क्या होता है राज्यसभा में पर्टिकुलर्स दी, हाँ, participates in the election and removal of the president. Okay, vice president, judges of the Supreme Court, High Court, it can alone initiate the procedure of the removal of vice president। तो ये ही है, राज्यसभा ही सिर्फ वो इनिशिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद लोकसभा का क्या है, लोकसभा इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव्स जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सेम दोनों के पास पावर होती है। ये इस्टेब्लिशेस कमिटीज एंड कमीशंस एंड कंसीडर्स देयर रिपोर्ट। ये क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है कमिटीज और कमीशन एंड कंसीडर्स देयर रिपोर्ट एंड कैन गिव द यूनियन। और राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, थोड़ा सा पीछे करके दोबारा सुनिए कि लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन, राज्यसभा नो नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि इनके पास कोई भी पावर नहीं होती नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के। मनी बिल से रिलेटेड सारे काम लोकसभा करती है। फिर ये लोकसभा क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को लेकर के, और इनेक्ट करते हैं मनी बिल, और ये अब कंसीडर करते हैं, अप्रूव करते हैं नॉन मनी बिल्स, और सजेस्ट करते हैं मनी बिल। ये सारी चीजें हमने देख ली, दोबारा से पीछे एक बार सुन लीजिए। 10th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल गेटवे प्लान है। ग्लोबल गेटवे प्लान क्या है कि वो इन्वेस्ट करने का एम कर रहे हैं, किस पर, ग्लोबली इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल और क्लाइमेट प्रोजेक्ट में। और जो ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम है ये डेवलप करेगा, ये डेवलप होगा और डिलीवर होगा कैसे, टीम यूरोप इनिशिएटिव के अंडर में, यूरोपियन कमीशन के द्वारा, है ना, बाय द यूरोपियन कमीशन। फिर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वो हमने देख लिया था, दोनों के दोनों सही है। तो ग्लोबल गेटवे प्लान का क्या है, ये 300 बिलियन जो यूरो है, आई थिंक ये यूरो है, ओके, यूरो या फिर 340 बिलियन डॉलर्स जो बोलते हैं, ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ग्लोबली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल और क्लाइमेट प्रोजेक्ट में 2027, एंड इट विल हेल्प स्ट्रेंथन हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम। ओके, तो ये ग्लोबल गेटवे प्लान के बारे में हो गया कि 300 बिलियन यूरो या 340 बिलियन डॉलर को कर रहे हैं फंड, क्यों कर रहे हैं, इन सब कामों से कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च। 11th भी गलत हो गया था हमारा, करना नहीं है हमको दोबारा, ठीक है, तो वही बात है। यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया था ये कि इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नो, सिर्फ 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हो सकते हैं, आरपीए 1951 ये बोलता है। 1996 में अमेंडमेंट हुआ था, एक व्यक्ति 2 सीट से ही इलेक्शन लड़ सकता है। ओके, अब इन 1991 लोकसभा इलेक्शन जो श्रीदेवी लाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा सीट, बिल्कुल सही है ये, ठीक है।
अभी एग्जिस्टिंग रूल के माने तो क्या होता है, एग्जिस्टिंग रूल, इफ कैंडिडेट कंटेस्ट इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिजर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट बाय ऑफ बाई इलेक्शन तो द कॉन्स्टिट्यूएंसी वैकेटेड बाय हिज। तो देखिए जो बाई इलेक्शन की बात हो रही है, ये जो कह रहे हैं, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता होता होगा, बट लेट्स सी क्या आखिरकार क्या ही प्रोविजंस हैं। तो भाई ऐसा कोई भी प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कोई कैंडिडेट कंटेस्ट करता है इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर then his her party should bear the cost of by election in the to the constituency vacated by him in all the in every case the election commission of the India bears the cost। तो भैया कोई भी cost हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बियर करती है कॉस्ट बाई इलेक्शन इन ऑल द कंस्टिट्यूंसी इन लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन एज वेल। तो लोकसभा और असेंबली इलेक्शन दोनों के केस में कौन, इलेक्शन कमीशन बियर करती है कॉस्ट। और ये जो दिया गया ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कोई भी नहीं है इसमें। ये यहाँ पे जो होता है ना, ये आपका इलेक्शन कमीशन ही बियर करती है कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तीन चीजें सीखी कि 1996 में अमेंडमेंट हुआ था आरपीए 1951 में, जिसके तहत एक व्यक्ति सिर्फ दो ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीट लड़ सकता था, इलेक्शन लड़ सकता था, कि दो ही सीट्स पे इलेक्शन लड़ सकता था। और श्रीदेवी लाल याद रखेंगे कि 1991 में इन्होंने कंटेस्ट किया था 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। अभी इस बीच इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन हुआ था। व्हाट आर द वेज थ्रू विच पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो भाई सिंपल सी चीज है कि जो पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव पे, एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू करती है ना। फिर उसके अलावा ये कट मोशन के थ्रू करती है क्या, और मोशन ऑफ थैंक्स, हाँ ये भी हो सकता है, नॉट पासिंग मोशन ऑफ थैंक्स हो सकता है। तो 1 और 3 तो पक्का होगा, तो 1 3 किसमें है, या तो ए होगा या तो डी होगा आंसर, है ना। अब देखिए कि ए और डी में आके मामला फंस रहा है। लेकिन क्या एंटी डिफेक्शन लॉ जो पार्लियामेंट होता है इसे कंट्रोल करती है, दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन, है ना। तो दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। ये बोल रहे हैं, इसका आंसर है बी, 1 2 और 4, कि पासिंग कट मोशन, नॉट पासिंग। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं है, ये देखने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमें पता है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू पार्लियामेंट फॉर इट्स पॉलिसीज। पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन आवर, 0 hour, half an hour डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, adjournment मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन एंड अदर डिस्कशन। ओहो। हम्म। तो ये मुझे देखना ये है कि थर्ड वाला क्यों नहीं आता है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो पनिश करता है इंडिविजुअल मेंबर को ऑफ पार्लियामेंट फॉर लीविंग वन पार्टी फॉर अनदर। इट इज इंटेंडेड टू रेगुलेट द डिफेक्टिंग एमपीज, इट डज नॉट रेगुलेट द कंट्रोल और कंट्रोल एग्जीक्यूटिव इन एनी मैनर। अच्छा ये एमपीज को देखता है, ये बात है। तो ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये एमपीज को देखता है, एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिविजुअल मेंबर को पनिश करता है, ना कि एग्जीक्यूटिव्स को। तो इसलिए मतलब एग्जीक्यूटिव्स एज अ होल को नहीं करता ना, इसमें एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल एमपीज के अगेंस्ट, एमपी के अगेंस्ट में है, ये हमें याद रखना होगा। हम्म। तो पहला इन्होंने बोला था कि ये नो पासिंग पासिंग नो पासिंग नॉट पासिंग मोशन ऑफ थैंक्स सही है, और इसके अलावा पासिंग ऑफ कट मोशन सही है, हाफ एन आवर डिस्कशन भी सही है, और रिमूवल ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, ये भी इसका भी कोई नहीं होता है, क्योंकि ये मतलब एग्जीक्यूटिव, अगर हम बात करें डिप्यूटी स्पीकर जो है वो पार्ट ही नहीं है एग्जीक्यूटिव का, तो इसलिए उनके रिमूवल से कोई इम्पैक्ट होता ही नहीं है, पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव कैसे करेगी। तो ये चीज़ है, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो पोजीशन होती है डिप्टी स्पीकर की, वो यूजुअली जो होती है वो ऑफर की जाती है अपोजिशन पार्टी को इंडिया में। तो ही एक्ट्स एज अ चेयरपर्सन इन द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विद फंक्शन, ओके, विच फंक्शंस एज अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। तो वो एक चेक
रखते हैं, अगर उनको रिमूव कर दिया जाएगा तो चेक हट जाएगा बल्कि। तो ये याद रखेंगे। तो हमने इसमें से कौन कौन सी बातें सीखी, पहले तो कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जिससे कि लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव मतलब कंट्रोल में रखता है, वो है आपके क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, हाफ एन आवर, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, adjournment मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, ये सारे के सारे साथ में बोलिए। क्वेश्चन आर जीरो आर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, जजमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन और एनी अदर डिस्कशन, ये सारे के सारे होते हैं। और पहला वाला है करेक्ट, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर, इट addressed by the president. In this address president outlines the policies and programs of the government. अगर दिस एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्कस्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज में होता है। मोशन कॉल्ड द मोशन ऑफ थैंक्स एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, द मोशन इज पुट टू वोट, दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस अदरवाइज इट अमाउंट्स टू डिफीट द गवर्नमेंट। तो ये पास होना ही चाहिए, ठीक है, ये हमने देख लिया। ओके, तो चलिए, कट मोशन अगर पास हो जाता है तो कट मोशन अगर पास हो जाता है तो फिर होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। 13th में जो कन्फ्यूजन था दूर हो गया है, 14th में कोई कन्फ्यूजन है नहीं, 15th वाले की बात करते हैं। ओके, एक है रिगार्डिंग शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम करके। तो ये एक पैन इंडिया स्कीम है दैट एम्स टू इम्पार्ट वोकेशनल ट्रेनिंग टू वुमेन इन वेरियस टेक्निकल क्राफ्ट्स। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। शी इज अ चेंज मेकर। फिर दूसरा है ये लॉन्च किसे, कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, हाँ ये सही है। तो ये क्या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए है, टेक्निकल लेवल पे? तो चलिए देख लेते हैं। तो जी नहीं, ये पॉलिटिकल लीडर्स को बिल्ड करने के लिए है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स। तो शी द चेंज मेकर प्रोग्राम है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन पॉलिटिकल लीडर एंड इम्प्रूव their decision making and communication skills, including oration, writing, etc. The program is for women representatives in all level, gram panchayat, है ना, ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट मेंबर एंड पॉलिटिकल वर्कर्स इंक्लूडिंग ऑफिस bearers of national state political parties. The program will benefit every woman who wishes to make an identity for herself in political. तो she is a change maker एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, मैं तो देखना चाहती हूँ उसको, एक बार देखते हैं, चलिए, है ना। देखते हैं आखिरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग, शी इज अ चेंज मेकर, राजनीति में महिलाओं के निर्माण को शक्ति देने वाला कार्यक्रम। देखिए भैया देखिए, शी इज अ चेंज मेकर, शी इज अ चेंज मेकर। ओके, चलिए फिलहाल दिस इज गोइंग लॉन्ग, तो आगे वापस आ जाते हैं। शीजा चेंज मेकर के बारे में देख लें। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इसे लॉन्च किया है, पैन इंडिया है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा लॉन्च किया गया है और उसी के द्वारा अंडरटेक किया जाएगा। रीजन वाइज ट्रेनिंग होगी, ओके, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी मतलब काम करेंगे इनके साथ। 15 क्वेश्चन भी हो गया। 16 क्वेश्चन बिल्कुल सही था। 17 18 में कुछ कंफ्यूजन हो रखी थी। चलिए देखते हैं 18 का फर्स्ट और फोर्थ हमें ध्यान देना है। तो चलिए आ जाते हैं 18 में। 18 में आ जाते हैं और देख लीजिए क्वेश्चन, आप पॉज करके समझ लीजिए।
ओके, तो 18th क्वेश्चन में सबसे पहला जो है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स एवर वन इन इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, वो किसके द्वारा जीती गई थी? कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ द राजीव गांधी वन द हाईएस्ट सीट एवर। कांग्रेस की 4 for 15 थी इन जनरल इलेक्शन ऑफ द 8th लोकसभा, 1984 का समय था। राइडिंग ऑन वेव ऑफ सिंपैथी टू रिस्पॉन्स टू असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, the Congress party under Rajiv Gandhi's leadership, son of Indira Gandhi, came to power in the landslide victory। तो एक तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी जिसमें कि 415 सीट्स मिली थी, सिंपैथी के कारण मिली थी, ये याद रखने वाली बात है। और आई होप इट इज डन नाउ, नाउ नो नीड टू डिस्कस इट मोर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, जनता पार्टी ने, इट वाज कांग्रेस पार्टी 415, राजीव गांधी का समय 1984 का समय। फिर थर्ड भी इनकरेक्ट है, कह रहे हैं जो 10th लोकसभा इलेक्शन है 1991 का रिकॉर्डेड हाईएस्ट वोटर, नहीं नहीं नहीं, तो जनरल इलेक्शन 17th लोकसभा के थे। इलेक्शन रजिस्टर्ड अ रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट 67.11%, हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। दिस रिकॉर्ड ब्रीच्ड द प्रीवियस टर्नआउट 65.95 2014, ऐसे पूछा नहीं जाएगा। अब इतना पुराना था, अब लोग आने जाने लगे, पहले तो इतनी वो भी नहीं थी, कनेक्टिविटी भी नहीं थी। जो 17th लोकसभा थी 2019 की, हैज हाईएस्ट परसेंट ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंस इंडिपेंडेंस, ये बिल्कुल सही है। और ये थी कितनी, 14% अराउंड। Okay, 78 have been elected, which is 14% of the house, and this is higher than 16th लोक सभा जिसमें 62 वुमेन एमपीज थी। फिर बात करते हैं स्टेटमेंट फोर्थ की, जो कोalition गवर्नमेंट थी, फॉर्म हुई थी, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट टू फॉर्म गवर्नमेंट। जो जनता पार्टी थी वो थी फर्स्ट एवर कोalition गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी। कौन सी थी? फर्स्ट एवर कोalition गवर्नमेंट जो सेंटर में फॉर्म की गई थी वो थी जनता पार्टी गवर्नमेंट, है ना। ओके, इन्होंने फॉर्म किया था फर्स्ट एवर कोalition गवर्नमेंट इन द सेंटर अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई 77 से लेकर के अच्छा 1977 से लेकर के 1977, एक ही साल चलती है। बट द फर्स्ट कोalition गवर्नमेंट इन कंप्लीट टू कंप्लीट इट्स फुल टर्म वाज अटल बिहारी वाजपेयी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, 1990 की थी। तो जो फर्स्ट फुल टर्म जिसने सर्व किया था वो थी 1919 की अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने फुल टर्म नहीं जनता पार्टी ने सर्व किया था, याद रखेंगे। ओके, और तो इसमें आंसर हमारा कौन सा सही हो जाता है? सेकंड वाला, यानी कि जो लोकसभा में है सबसे ज्यादा वोट राजीव गांधी के समय में 1984 में, दूसरा 17th लोकसभा में 14%, ठीक है। 10th लोकसभा 1991 में हाईएस्ट वोट नहीं थी, 19th लोकसभा थी। और फर्स्ट एवर कोalition गवर्नमेंट जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी 1977 में, फुल टर्म नहीं सर्व किया था। हाँ जी, फिर उसके बाद बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पासिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट। हम्म, तो हमें फॉलोइंग आइटम को अरेंज करना है, किससे? ऑर्डिनरी बिल, पासिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल, अच्छा ये पूरा बताया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि कंसीडरेशन स्टेज, थर्ड रीडिंग, पब्लिकेशन ऑफ द बिल। अच्छा, पब्लिकेशन तो सबसे बाद में होगा, पहली चीज है ना, पब्लिकेशन तो सबसे बाद में ही होना चाहिए। हम्म, और ये जो पब्लिकेशन वाला है यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था एक्चुअली। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहला स्टेट ये होगा कि सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गैजेट। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो और फिर बिल को पब्लिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने भी और समझे भी। कि पहला स्टेज होगा कि इंट्रोड्यूस करो और फिर बिल को पब्लिश करो किसमें? गैजेट में, जिससे कि फिर उसकी फर्स्ट रीडिंग हो सके, है ना। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंड, जो कि होता है जनरल डिस्कशन। फिर उसके बाद जनरल डिस्कशन के बाद होता है कंसीडर करते हैं, कंसीडर करने के बाद फिर कंसीडरेशन स्टेज के बाद थर्ड रीडिंग होती है, और फिर थर्ड रीडिंग के बाद असेंट मिलता है प्रेसिडेंट का। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी समझा दी है।
सबसे पहले इंट्रोडक्शन और पब्लिकेशन होता है बिल्स और गैजेट में। फिर दूसरा होता है कि हम लोग जनरल डिस्कशन करते हैं, फिर थर्ड रीडिंग होती है, फिर थर्ड रीडिंग के बाद होता है ओके अच्छा पहले जनरल डिस्कशन फिर कंसीडरेशन फिर थर्ड रीडिंग, जनरल डिस्कशन फिर कंसीडरेशन फिर थर्ड रीडिंग और फिर उसके बाद मिलता है असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कैसे याद रखेंगे? इंट्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के बाद फिर उसके बाद जनरल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन के बाद कंसीडरेशन स्टेज और कंसीडरेशन स्टेज के बाद होती है थर्ड रीडिंग और थर्ड रीडिंग के बाद होता है असेंट टू द प्रेसिडेंट, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके अभी 20th क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ था, हाँ गड़बड़ थी, तो 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये पॉज करके आप पढ़ लीजिए। तो ये एक तरह का कीवर्ड है कि ये न्यू वेलफेयरिज्म क्या होता है। न्यू वेलफेयरिज्म जान लेते हैं। ये आपका एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि फोकस किस में होता है, रोल फोकस किस पे होता है, स्टेट का रोल का इन प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड टेंजिबल एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज सच एज बैंक अकाउंट्स, कुकिंग गैस, टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है कि ये न्यू वेलफेयरिज्म एक तरह का मतलब क्या है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो जिसमें फोकस किया जाता है स्टेट के रोल पर कि वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं सब्सिडाइज्ड टेंजिबल एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज सच एज बैंक अकाउंट्स, कुकिंग गैस, टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा, ये सारी सारी चीजें। New welfareism does not prioritize the supply of public goods such as basic health and primary education. NHS 5 data show the success of new welfareism. Firstly, striking improvement in household access to improved sanitation, cooking gas and bank accounts used by women. तो काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। सेकेंडली, इम्प्रूव इन केस ऑफ स्टंटिंग, तो स्टंटिंग से इम्प्रूवमेंट हो जाती है। हाउस होल्ड एक्सेस की एंड डायरिया ऑन चाइल्ड रिलेटेड आउटकम्स। Thirdly, India witnesses a non-monopoly of any political party in regional performance. तो ये है कि भाई नॉन मोनोपोली होनी चाहिए। फॉर इंस्टांस अगर इम्प्रूवमेंट हो राजस्थान में, हैव हैपन अंडर कांग्रेस, अच्छा इम्प्रूवमेंट हुई थी कांग्रेस में, और एमपी में, हरियाणा में और बीजेपी के अंदर, उड़ीसा में बीजेडी के अंदर और यूपी में बोथ समाजवादी पार्टी इन बीजेपी के अंदर। तो ये जो है ना, इंडिया ने कई सारे मतलब विटनेस किए हैं नॉन मोनोपोली ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इन द रीजनल परफॉर्मेंस। ओके, तो ये है एक तरह का न्यू वेलफेयरिज्म की अलग अलग गवर्नमेंट्स आकर के अलग अलग काम करवा रही हैं और सारा काम हुआ जा रहा है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट 21st तो सही है, उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा नहीं हुआ है। 21st ओके, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यूज द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, ये देखिए। सो ड्यू टू सम रीजन मैं ये SFG 5 का पार्ट 1 यहीं पे स्टॉप करती हूँ और इसका पार्ट 2 रिकॉर्ड कर लूंगी। आई विल रिकॉर्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20th। ओके, क्वेश्चन नंबर 20th से मैंने रिकॉर्ड कर लेना इसको। ओके, SFG 5 ओके, रिकॉर्ड करना, फाइन। ओके ओके देन, नेक्स्ट बाय।